सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चौथे चरण में पहुंच चुकी है। अब तक 3 चरण में 282 सीटों पर मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग आंकड़े देने का आरोप लगाया है, जिसका आयोग ने खंडन भी किया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि विपक्ष ने 3 चरणों में हार मान ली है। चौथे दौर में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदाता वोट डाल रहे हैं। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान है, उनमें 2019 में सबसे ज्यादा 42 पर भाजपा जीती थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद चुनकर संसद भवन पहुंचे। इसके अलावा बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। 96 सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई, आपको बता दें कि चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान है, उनमें 2019 में बता दें कि 69.12 मतदान दर्ज किया गया था। राज्यवार आंकड़े देखें तो 2019 में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर कुल 82.88% वोटिंग हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर महज 14.43% लोगों ने वोट किया था। सीटवार आंकड़े देखें तो आंध्र प्रदेश की बापतला की सीट पर सबसे ज्यादा 86.47 वोटिंग हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर मात्र 14.43 लोगों ने मतदान किया था। 2000 में तुलना में इस बार कैसे मतदान हुए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 102 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। 2019 में बात करें तो इन 102 सीटों पर 69.96% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 66.14% मतदान हुआ है। दूसरे दौर में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ था और पिछले चुनाव में इन 88 सीटों पर कुल 70.9% मतदान हुआ था, जबकि इस बार का आंकड़ा 66.71% रहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि अन्य 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ था। इन 93 सीटों पर 2019 में कुल 66.89% लोगों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि इस बार 65.68 वोटिंग ही हुई है। बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर के और आज चौथे चरण का जो चुनावी समीकरण है, इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए और जानने के लिए आज हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राजीव मिश्रा, कांग्रेस से देवेंद्र नाथ तिवारी और आपसे नीरज जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा है नीरज जी से कि नीरज जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है और अब वो जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? नीरज जी। देखिए, जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी को छोड़ा गया है जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आदर करते हैं और उन्होंने जो जमानत दी है, उन्होंने लोकतंत्र को जीवित करने का काम किया है। जिस तानाशाही रवैये से माननीय केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, आज ये साबित हो गया है कि पूरा का पूरा घोटाला जो आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब का लगाया गया था, उसके वास्तविक दोषी भाजपा वाले हैं। वो ये चाहते थे माननीय केजरीवाल जी कि चुनाव प्रक्रिया से दूर रहें, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और देश की जनता का, जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान बजरंगबली जी की कृपा से, देश के 135 करोड़ लोगों की कृपा से वो बाहर है। आज के समय पे जिस तरह से चुनाव आयोग जो रवैया अपना रहा है कि आज फरुखाबाद में चुनाव चल रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बूथ है, एक नगला बगू है, वहां पे गुंडे और मवाली राइफल और बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं। जब प्रत्याशी अमले के साथ वहां पे पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, तो वहां पे बूथ पे वोटिंग हो पाती है। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह आम जनता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का जो काम किया गया था, आज महापर्व चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अमला जो सरकार के अंतर्गत कहीं दबाव में महसूस कर रहा है, वहां पे ताकत के बल पे, तानाशाही के बल पे उनको परेशान किया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है, आज प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, कोई पार्टी नहीं लड़ रही, आज पूरा देश इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज जिस तरह से वोटिंग के रुझान आ रहे हैं, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और आज ये चौथा चरण चल रहा है, आज के समय पे जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभर के आया है, एकजुट हुआ है। आज पूरा देश एकजुट हुआ है
और मैं बता दूं आपको, जिस तरह से भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम है, जिस तरह से मुल्ला मौलवी हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी के बाद 10 साल के बाद भी शर्मनाक स्थिति यह है कि आज 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे। जब महिलाओं को, माताओं बहनों को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था, उसकी बात नहीं करे, सिर्फ महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जबकि बलात्कारियों को सड़ देने का काम भाजपा ने किया है। जितने बलात्कारी थे, जितने दुराचारी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, इनकी पासिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल पाक साफ होकर के इनके प्रत्याशी बन गए हैं। आप लीजिएगा, चाहे सेंगर जी को लीजिएगा, उन्होंने बलात्कार किया और हत्याएं की। ब्रजभूषण शरण सिंह पे आज कार्रवाई हो रही है, आज ये अडानी का नाम लेने के मजबूर हो गए हैं। तो मेरी गुजारिश है देश की जनता से कि इनको उखाड़ कर फेंक दीजिए, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। इनके विधायक और सांसद खुले मंच से कह रहे हैं 400 पार 400 पार। आज ये जनता ने ठान लिया है कि इनको 40 पार भी पहुंचने नहीं देना है। और वास्तव में जो आपका भाजपा और इनके अलायंस हैं, वो 40 पार भी नहीं पहुंचेंगे अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई और ईमानदारी से काउंटिंग हुई। आप कितना भी तानाशाही, ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है नीरज जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इसी पर अब राजीव जी से हम सवाल जवाब कर लेते हैं कि बार बार ये जो 400 पार के नारे लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले 3 चरणों में वोटिंग प्रतिशत देखा गया, उसके बाद से ये बार बार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी में अब थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई है और बीजेपी अब नर्वस है और अपने आने वाले जो, जैसे आज के जो चरण के चुनाव हो रहे हैं, चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं, वो जारी है। शाम तक परिणाम पता चल जाएंगे कि कहां कितने प्रतिशत वोट पड़े हुए, लेकिन आगे 3 फेज अभी भी बाकी हैं, 3 फेजों में चुनाव अभी होने बाकी हैं। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी राजीव जी? देखिए, आपके चैनल पे जब पिछली डिबेट हुई थी, मैं बैठा हुआ था। आम आदमी के प्रवक्ता महोदय जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही प्रश्न उठा दिया था। चलो शुक्र है कि कम से कम आज आप सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट तो हैं कि ये आरोप तो नहीं लगा रहा है कि वो भाजपा की एजेंसी है। पहले ही आप ईडी, सीबीआई, शासन सब पर आरोप लगाते रहे हैं। कम से कम मुझे आज खुशी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को अपना जो आभार व्यक्त किया है, उससे यह साबित किया है कि कम से कम एक स्वतंत्र एजेंसी है। रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी निर्दोष नहीं, बेल पे आए हैं। ये आप स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं महोदय? ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात वोटिंग की, तो ये चौथा चरण है और चौथे चरण में ही आप साफ हो चुके हैं। इस चीज को स्वीकार करिएगा। देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि अगली 5 साल की नहीं, अगले 15 साल भी आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी ठगबंधन बना ले या गठबंधन बना ले। रही बात शिक्षा और रोजगार और सड़कों की बात, आप तो ना ही करें। दिल्ली की जनता के साथ आपने जो छल किया है घोटाला करके, दिल्ली की जनता आपको सबक सिखाती रही है पिछले लोकसभा में भी और इस लोकसभा में भी सिखाएगी, यह तय है। आप जिस मुद्दों के साथ आए थे, आपने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, आजीवन मेरा कि भाई कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये जनता के साथ छल नहीं है तो और क्या होगा? वोटिंग परसेंटेज ने यह तय किया है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापस आ रही है। नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, वह सपना साकार होने में बस और कुछ दिन ही बाकी है। फिर आप लोग ये जो गठबंधन है, इसी पे रोना रोएंगे कि ये हमारी कमी नहीं थी पराजय की, वो हमारी कमी नहीं पराजय की थी, क्योंकि इसके पहले भी गठबंधन कहीं ना कहीं हो चुका है और इस पराजय का आरोप जो है, प्रत्यारोप जो है, वो एक दूसरे पे ही ढकेलने का आपने काम किया है और वही करेंगे चुनाव के बाद। रत्ना जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, ये वादा कितना कायम है वो तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन अगला सवाल हम देवेंद्र जी से ले लेते हैं। देवेंद्र नाथ जी, कि जिस तरीके से बार बार ये बोला जाता है कि अलायंस जो है वो चुनाव तक ही सीमित है, उसके बाद आप कौन हम कौन वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अब जब से केजरीवाल बाहर आए हैं और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं और आज चौथे चरण का चुनाव भी है, तो क्या है आपका समीकरण और क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम आपकी ओर फिर से रुख करेंगे, लेकिन फिर इसका सवाल का जो जवाब है हम नीरज जी से जान लेते हैं कि राजीव जी ने जो कुछ कहा आपने सुना, अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज जी, नीरज कुशवाहा जी। एक बात आज जी, मैं सम्मानित बीजेपी प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि कम से कम ये डिबेट में हाथ हो जाते हैं, भले मुद्दे की काम ना करें, मुद्दे की बात ना करें। आज के समय पे जो ये विकास की बात कर रहे हैं,
मैं गांव-गांव जाके प्रचार कर रहा हूं। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, जब मैं वहां पे गांव में गया हूं, देखा है वहां पे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे कोई बेचारा आदिवासी जी रहा हो, कोई वंचित वर्ग वाला जी रहा हो। उनके भी बच्चे हैं, ना उनको शिक्षा दी है, ना आपने स्वास्थ्य दिया है, ना आपने सड़कें दी हैं। पूरा फर्रुखाबाद 2.5 महीने तक डूबा रहा था। माननीय राजनाथ सिंह जी फर्रुखाबाद आने से कतराए और उन्हें ऐन वक्त पे रैली खत्म कर दी, बोला हम आएंगे नहीं। योगी जी पिछले 3 बार यहाँ पे घूम चुके हैं और घूमने के बाद स्थिति ये है, ना तो भीड़ जुट पा रही है, ना लोग आ रहे हैं। लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, बिजली आप दे नहीं पा। हम लोग जो कि अभी इनसे पूछ लिया जाए कि आपने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के नाम पे जो घोटाला किया, जो 174 करोड़ जो आपने वैक्सीन की डोज लगवाए हैं भारत के 134 करोड़ लोगों को, क्या आपने वो मौत की वैक्सीन नहीं दी? आप जिम्मेदारी लेंगे कि वो वैक्सीन आपके प्रधानमंत्री जी ने 51 करोड़ रुपए उस आप जो आधार पूना बालाजी से चंदा लिया। आप गौमांस की बात करते हैं, आपने 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए गौमांस निर्यात करने वाली कंपनी में। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये 2 जवाब जरूर देकर के जाएं और मुद्दे की बात करें। अभी तक आप हिंदू मुस्लिम पे लगे हुए हैं। 10 साल में आपने कोई काम आप गिनाना नहीं चाहते, आपने कुछ किया ही नहीं है। पूरे देश को कर्जदार बना दिया। आज देश में 83% युवा बेरोजगार हो गया है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण योजना आंकड़ा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारा युवाओं का देश है, तो आपने युवाओं को बेरोजगार कराने का काम किया है। आप बोलते थे बच्चे हमारे हैं, आपने उसके स्कूल बंद करने का काम किया है। आप माताओं बहनों की बात करते थे, आपने माताओं बहनों को नंगा करने का काम किया है। आप कहते थे हम भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो जाते हैं। आप बताइएगा, क्या आपकी पार्टी का भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन आपने जितने सीबीआई ईडी के छापे डाले, उसमें से 24 लोगों का सिर्फ कन्विक्शन हुआ है। और आप बताइए कि 3000 में से कितने को सजा हो गई? आपके जो छापे थे वो 95% पेपर के लोगों पे थे। क्या आपके छापे पेपर के लिए हैं? जिसके पास सत्ता नहीं, कुछ भी नहीं, उसको वो कैसे घोटालेबाज हो सकता है? आपका जितने भी घोटालेबाज हैं उनको आप समेट रहे हैं, पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। आज मेरी देश की जनता से अपील है कि इन घोटालेबाजों को देश से अलग कर दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ये चाहते हैं कि देश में दोबारा चुनाव ना हो, इसलिए इनको 400 पार चाहिए। देश की जनता इनको 40 पार नहीं देगी। हम भगत सिंह के बेटे हैं और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उनके बच्चों ने ठान लिया है कि इन लोगों को जिन्होंने देश को भेजने का काम किया, इनको 4 जून को हम लोग दिखा देंगे कि ये 100 पार भी नहीं जाएंगे। 400 तो दूर की बात है, क्योंकि हम संविधान बदलने नहीं देंगे। संविधान से जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बेटे हैं। हम संविधान को बचाने के लिए हर बाजी लगाने का काम करेंगे। माननीय केजरीवाल जी, माननीय संजय सिंह जी, माननीय सिसोदिया जी, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार हैं। ये छवि पूरे देश दुनिया में गई है और इसीलिए माननीय केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के पूर्ण तरह से दावेदार हैं। आने की बात आगे देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से दिल्ली का रास्ता होकर के जाता है, वहां पे भी आधे और जाकर के कुछ चंद मुझे लग रहा है कि ये चुनावी रैली आप आयोजित करके बैठे हैं। जी राजीव जी, आप से आपके वक्तव्य लग रहे हैं। हाँ रत्ना जी, पूछ लीजिएगा इनसे जरा गौमांस पे और आपका जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है और वैक्सीन पे सवाल जरूर पूछिएगा। जरा जवाब देकर के जाइएगा, कृपया ऐसे मत उठ जाइए। मेरी गुजारिश है, जब भी मैं सवाल करता हूँ आप चले जाते हैं। आप भ्रष्टाचारियों से मिलने की बात करते हैं। क्या आपको याद है कि आपके केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के मंच पे बैठकर जब राजनीतिक पार्टी आप बताइएगा, कुलदीप सिंह बलात्कारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है। क्या आपका जो है रमन्ना जो बलात्कारी नहीं है, जिसके पास से 3000 वीडियो मिलते हैं, महिलाएं सकती हैं, आप उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे? मणिपुर की महिलाओं पे आप जवाब नहीं देंगे? मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे, आप झूठे जो आरोप लगाएंगे। आप बताइएगा रमन्ना आपकी पार्टी का नहीं है, क्या सांसद नहीं था? क्या सांसद नहीं बनेगा? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जाकर उसके लिए हाथ दिलाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने ठीक है राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं। महिलाओं को, माताओं बहनों को नंगा घुमाया हो और जाकर के आज आप माताओं बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है नीरज जी, आपकी बात समझ में आ गई है। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे आप। जी मैं यही कहता हूं कि सबसे पहले श्रीमान जी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले लिया। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की स्थापना जब अन्ना हजारे के मंच पर हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था? मैंने आपको करने दीजिए रत्ना जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण के साथ
योगेंद्र यादव के साथ, कुमार विश्वास के साथ मंच पर और अन्ना हजारे के साथ बैठकर मंच पर जो आपने राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया था, वह किसको आईना दिखाने के लिए किया था? क्या आपको याद है? आज उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करके बैठे हुए हैं। क्या आप शायद ये भूल गए? वो वॉशिंग मशीन नहीं, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा धोबी घाट आपने चुना है, सबसे बड़ा धोबी घाट आपने चुना है। और रही बात भ्रष्टाचार की, बात करते हैं, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में रह के सत्ता चलाता है और आज तक संविधान में लिखा है, आज तक वो माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी नहीं लिखा जब जेल से चुनाव लड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, जेल तो अच्छे लोग जाते हैं, सुननी पड़ती है। ठीक है, एक एक करके अपनी बातें रखी हैं। नीरज जी, उनकी भी नहीं, आप ऐसी बातें न करें। आप ये बताएं गौमांस का आपने झंडा क्यों लिया? बात सुना था आपने, हमारे प्रधानमंत्री को कहा शर्म करो। उस प्रधानमंत्री ने जिसने विश्व पटल पे हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, आज जो अमेरिका आपके सहयोगी पार्टी के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तो पीछे की कतार में खड़े रहते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री के लिए 3600 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया, आप सुन नहीं रहे। 5 लेयर में आपका 10 लाख लोगों का, लाखों लोगों का देश के प्रधानमंत्री पर आप ऐसे सवाल जो है वो हमने सुने और राजीव जी सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवालों से आप जो आपके जवाब में संतुष्ट ना हो तो आप दोबारा नहीं लग रहा है आपको? मैंने क्या गलत कह दिया? मैं तो ये कह रहा हूँ ये शर्मनाक है। श्रीमान जी, आप इतने काबिल हैं, आप इतने काबिल हैं, मुझे बस ये बता दीजिए कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी जो आपको जवाब आपको देना है। 10 साल सरकार आपने चलाई है, जवाब आपको देना है। जी मुझे इसका जवाब दे दे श्रीमान जी। सवाल पूछिए। 10 साल सरकार आपने चलाई है। एक मिनट राजीव जी का सवाल है नीरज जी आपके लिए, अब आपको बोलने का मौका मिलेगा। राजीव जी, आप अपना एक लाइन में सवाल पूछिए जिसका जवाब नीरज जी देंगे, पूछिए। बस मैं यही पूछना चाहता हूं मैम इनसे कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी जो आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध के लिए आपने पार्टी की स्थापना की और आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए टिके हुए हैं? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ठीक है, पार्टी से गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन पे ये सवाल किया जा रहा है कि एक समय था जब उसी कांग्रेस के लिए बुरी बुरी बातें कही जा रही थी। कई ऐसे वीडियोस है, कई ऐसे क्लिप्स है जो अब सर्कुलेट भी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो अब उसी पर ये सवाल है नीरज जी कि अब उसी पार्टी से गठबंधन, क्या वजह है इसकी? राजीव जी देखिए, 10 साल से सत्ता में आपने हैं, आप हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हाँ, वही बता रहा हूँ, भाई आने दीजिए मुझे। ठीक है राजीव जी, अब उनकी बात में सुन लीजिए। राजीव जी, अब उनकी बात में आपने सवाल किया था, हमने जवाब दिया, फिर आपने सवाल कर दिया, मेरा जवाब नहीं है। दूसरी बात, आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं जो आतंकवादियों को सम्मान देने काम करती है, तब आप ठीक हैं। हम उस सरकार के साथ जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया, माननीय राजीव गांधी जी जो कि आतंकवादी घटना में मारे गए, माननीय इंदिरा गांधी जी, आप उनकी बराबरी करना चाहते हैं? आप बताइएगा आपकी पार्टी में कौन सा शहीद है? उन्होंने शहीद नहीं हुए, अकेला देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी। ऐसे राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बताइएगा क्या उसमें क्या कमी थी? हमने अगर माननीय केजरीवाल जी ने आरोप लगाए थे, जांच आपको करनी चाहिए थे, आप मुझे जांच एजेंसियां दे दीजिएगा तो दिल्ली में मैं बता दूंगा आपको कि आप लोगों ने कितने घोटाले किए हैं। पंजाब में जांच एजेंसियां हैं, आपने माननीय केजरीवाल जी को जेल में डाला है, कल हमारे पंजाब से भी आपके प्रधानमंत्री जी को नोटिस आएगा, जरूर आएगा। आपकी बहन ममता जी भी नोटिस भेजेंगी और माननीय प्रधानमंत्री को कोई छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, जनता आपको जवाब देने वाली है। हम लोग जनता के बीच हैं। आपका रवैया क्या था? आप लोगों ने उनके जान के साथ ही खिलवाड़ किया था, शायद आप भूल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जब पता लगा कि हमारी रैली में भीड़ नहीं हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए वो बहाना बना रहे हैं, इसीलिए ऐसे बहाने बना जा रहे हैं। आपके जितने प्रत्याशी हैं, जितने आपके प्रचारक हैं, उनको हरियाणा के किसानों ने घुसने से मना कर दिया है। हिम्मत है तो घुस करके दिखाइए। आपने उनके लिए कीलें बिछाई थी, अब उन्होंने आपके चुनाव के दौरान कीलें बिछा दी हैं। आपके टायर फाड़ दिए हैं किसानों ने, आपके बैनर पोस्टर किसानों ने फाड़े हैं। हमारा राजनीतिक विरोध है, हम आपके दुश्मन नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता आपके दुश्मन नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करिएगा कि जब आपकी व्यवस्था की प्रति सम्मान का रवैया रखिएगा, आपके दुश्मन भी कम्पिटिटर हैं। कल आप गलत काम, आज आप काम कर रहे हैं, कल जनता आपकी सहयोगी। और मैं कैसे मान लूं कि दुश्मन आप नहीं मानते हैं? अरे आम आदमी पार्टी तो आपको भी गले लगाती है। हम तो कहते हैं फेयर कंपटीशन करिएगा। चंडीगढ़ चुनाव में आपने क्या किया? आपने शायद श्रीमान जी आप भूल गए। आप एक स्वस्थ विपक्ष की बात करते हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं, किंतु आप उस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और आप स्वयं इस तरह के भ्रष्टाचारी हैं जहां से ये बातें शोभनीय नहीं है।
नीरज जी, वो तो कह रहे हैं कि आप उनको दुश्मन नहीं मानते, वो इसका प्रूफ मांग रहे हैं। नीरज जी, चंडी जनता ने देखा है, कैमरे के सामने एक्सपोज हुए हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जीत गए हैं, उनके जो वोट है काउंट किए जाएं, तब आपने माना है। आपके वहां पे कैमरे में नजर हो गए, आप जब 25% वोटों का घोटाला वहां पे श्रीमान जी, हमने सुप्रीम कोर्ट पर तो जीते हैं। आप तो वो भी काम करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियां लगे तो आप उसको ही गलत ठहराने में यकीन रखते हैं, जबकि न्याय व्यवस्था, आपकी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आपको जरा सा भी यकीन नहीं है, जबकि आपको यही लगता है कि संविधान खतरे में है। आप तो संविधान खत्म करने की बात करते हैं, आपके बड़े बड़े मंत्री विधायक खतरे में जाकर के मंच से बोलते हैं हमें 400 पार चाहिए, हम संविधान खत्म करेंगे। आपके जिन्होंने संविधान खत्म करने की बात की, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि संविधान के समय पे संविधान की वजह से वो नागरिक हैं, हमने कभी ऐसी बात नहीं की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपको हम लोगों ने मजबूर किया है, लेकिन आप दिल्ली का किला बचा लीजिए। दिल्ली की जनता जाग गई है, दिल्ली का किला बजा लीजिए। इस बार भी 7 सीट आप हारने जा रहे हैं दिल्ली में। आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, है पहले से है, और आपके 7 की 7 सीटों पे आपकी जमानत जब्त होने वाली है। यही ख्याली पुलाव, यही ख्याली पुलाव फिर भी आप बोलते हैं कि मेरा आपका बनेगा। क्यों बनेगा भाई? जनता ने बहुमत हमको दिया था, मेरा भी हमारा बनेगा। फिर भी आप कहते हैं, अब आपको एमसीडी आप हार गए, चंडीगढ़ मेयर आप हार गए, दिल्ली आप 3 बार हार गए। अब बताइए क्या बचा है? अब जनता आपसे 4, 5, 7 सीटों लेने वाली है। जब कोरोना काल था, जब देश को त्रास भी आ रही थी, दिल्ली में बाढ़ आ रही थी, वही मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप अपनी आपके सांसद आपने भगा दिए, आप इतनी उपलब्धियों का बखान करते हैं, लेकिन फिर आपको कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि उसी पार्टी ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, हम इसी पर अगला सवाल लेंगे देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी से भी हम अगला सवाल ले लेते हैं, वो भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि बार बार गठबंधन को लेकर के ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं सत्ता की तरफ से कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई है कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए। क्या पार्टी इतनी सक्षम नहीं है कि वो अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ पाए? देवेंद्र जी, अभी आपको हाल ही में पता होगा मैडम कि एनडीए के घटक दल 40 घटक दल है, अली बाबा 40 चोर है, तो इनको क्या आवश्यकता पड़ गया ओम प्रकाश राजभर की यूपी में गठबंधन करने के लिए? तो बोलते थे स्कूल मंत्री है, ये तो योगी को देखना नहीं चाहते थे। आप बताएं, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप जाइए तो अजीत पवार से गठबंधन कर रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता थी? 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला व्यक्ति जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सकता है, तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे इनकी छाती में दर्द क्यों रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हम पूछना ये चाहते हैं। पहली बात, तमाम बातें कही जा रही थी कि इनसे गठबंधन किया गया, उनसे गठबंधन किया गया है, ये भरोसा है, न्याय भरोसा। आप न्याय और संविधान की तो बात बिल्कुल ना करें। आपके मौजूदा सांसद जो अभी प्रत्याशी हैं, अभी लल्लू अयोध्या से जो प्रत्याशी हैं, तमाम ऐसे सांसद है जो बोलते हैं हम संविधान बदलेंगे, 400 आएंगे सत्ता में। आपके भारतीय जनता पार्टी के बाप दादाओं ने संविधान नहीं बनाया, ना उसमें योगदान है, ना बलिदान दिया हुआ है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया संविधान है, आप उसको छू भी नहीं सकते हैं। पहली बात आपको जानकारी बता दूं, और संविधान जिस दिन खतरे में आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व पूरी इस देश से खत्म हो जाएगी। गठबंधन करना हमारी और आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए स्वेच्छा से होता है। मंच से भाषण देते हैं कि हमारे बराबरी में कोई भ्रष्टाचारी तभी आग नहीं सहन कर पाएगा। आइए आप दिखाते हैं यूपी में कितने घोटाले होते हैं, कितने भ्रष्टाचारी आपने अपने पार्टी में आतंकवादी रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर गए मुफ्ती आपके लिए प्यारी है, महाराष्ट्र गए तो आपको अजीत पवार अच्छे लगते हैं, कर्नाटक गए तो जेडीएस जैसे लोगों के लिए। अभी आप देखिए बिहार में आप आइए, आप अब तक तो नीतीश बाबू मंच से भाषण देते थे, बोलते थे कि महिलाओं के प्रति सम्मान की बात में क्या होता है सदन में क्या नहीं, मोदी जी को बहुत बुरा लगा था, वो कई हजार करोड़ के घोटाला थे। आज वो घोटालेबाज नहीं आपकी पार्टी में आ गए तो वैसे लोगों से हमको आवश्यकता सीखने की नहीं है कि हम गठबंधन आम आदमी पार्टी से क्यों किए और समाजवादी पार्टी से क्यों किए, बाकी चीजों से क्यों किए। आपको इस बात कहने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमको सबक नहीं लेना है। और एक बात बता दूं, मैं जो बोल रहे हैं कि 4 जून 400 पार या 2 जून 400 पार, आप इस बार सत्ता में किसी भी शर्त पे आपको जनता वोट नहीं करने वाली है, बशर्ते अगर आप ईवीएम न बदलें और चोरी ना करें, तो चोरी ना करें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। देखिए आपकी वो जमानत तो क्या आपकी पार्टी का प्रत्याशी तक एक सीट तक टिकट नहीं आएगा।
वो जमानत हम लोग जब्त करने वाले हैं। ठीक है इसके लिए राजीव जी, एक बार आवेदन फिर आपको से बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अब बैलेट पेपर से अगर ये जो चुनाव है वो कराया जाए तो आप जीत नहीं सकते। ईवीएम मशीनों को लेकर के बार बार, और अक्सर हमें ये खबर भी सुनने को मिलती है कि ईवीएम मशीनों के खराबी के चलते बाद में ईवीएम मशीनों को बदलवाया जाता है और 1-1.5 घंटे तक जो डिले होता है वोटिंग की प्रक्रिया में, उसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी जो है वो नहीं रहती है उसमें। राजीव जी, रत्ना जी, 5 साल ये पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, लगातार बैठकें होती हैं, लगातार समितियां गठन होती हैं, ये कार्यकर्ताओं के दम पे बात करते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है, पहला चरण का वोट पड़ा नहीं, इनका जो ईवीएम का रोना है, मैं पिछले 10-15 साल से देख रहा हूं, वो शुरू हो जाता है। क्योंकि इनको संवैधानिक व्यवस्था में यकीन नहीं है, इनके जनता के निर्णय में कभी यकीन नहीं रहा है। अगर ईवीएम से ही अगर बात की होती तो क्या बंगाल में ईवीएम नहीं है, क्या केरल में ईवीएम नहीं है, क्या ये पंजाब में नहीं है, तो फिर ऐसी चीजें कहां से आ जाती हैं कि सिर्फ उन जगहों पे ही जहां भाजपा शासित सरकार है, जहां जनता ने मैंडेट दिया हुआ है, वहां ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है। अगर ईवीएम का ही खेल होता तो इन महोदय से प्रश्न करिए, क्या दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं होती, सिर्फ 7 लोकसभा सीटों तक ही बात क्यों होती? क्या दिल्ली में विधानसभा में अगर ऐसा होता तो नहीं होता है? हम तो जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो जनता के साथ भी छल करते हैं, जनता के निर्णय का सम्मान नहीं करते हैं। और देखिए, अभी तो आज 4था चरण है, ऐसे ही धीरे धीरे इनका रोना शुरू होगा, और जब 4 जून को आएगा तो ये अपने हार को स्वीकार करने के बजाय जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो जनता का निर्णय है, उसमें प्रश्न चिन्ह करना शुरू कर देंगे, और बाद में कुछ दिन बाद एक दूसरे पे ये कहेंगे कि कमियां हमारी नहीं थी, हमारे साथ जो गठबंधन पार्टी थी वो कमजोर थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बिहार की बातें करते हैं, जब इतनी ही गठबंधन मजबूत थी, जब इतनी ही सारी चीजें मजबूत थी, आप नीतीश कुमार को ही क्यों नहीं संभाल पाए? नीतीश कुमार जैसे चाचा भतीजा की जोड़ी थी, क्या ऐसा चीज हुआ? अरे भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, खुलेआम लालटेन तो भ्रष्टाचारी अब आपकी पार्टी में भी तो शामिल हो गए ना राजीव जी। एक तरफ आप उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारी अब आपके पार्टी का ही हिस्सा है, तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है। राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ मैं, नीतीश कुमार की भी बात की, नीतीश कुमार की भी बात की आपने। नहीं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। वो भ्रष्टाचारी जो है, उन्होंने लालच दिखाया, तो मतलब जो आपकी पार्टी में आ गया वो भ्रष्टाचारी नहीं है? जी नहीं जी नहीं, अगर ऐसी चीजें ठीक है नीरज कुशवाहा जी, इस पर हम आपका जवाब जान लेते हैं कि जब तक पार्टी का हिस्सा नहीं है तब तक वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन पार्टी का हिस्सा बनते ही वो भ्रष्टाचारी नहीं होता है। अनुप्रिया पटेल हमारी गठबंधन की नई साथी नहीं है। नीरज कुशवाहा जी, ठीक है राजीव जी, नीरज कुशवाहा जी जवाब दीजिए। अब देखिए, जिस तरह से ईवीएम की बात कर रहे हैं, 19 लाख ईवीएम देश में गुम है, उसके ऊपर जांच बिछाई नहीं जा रही है। चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि हमारे पास 4 लाख से ज्यादा वीवीपैट हमारे खराब हैं, ईवीएम मशीनें लाखों की संख्या में खराब हैं, लेकिन एक ही पार्टी है जो ईवीएम की पैरवी करती है, वो है भाजपा। अभी नगर निगम चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, आपने नगर निकाय चुनाव में सिर्फ नगर महापालिका जहां से ईवीएम थी वहीं भी आप चुनाव जीते। जैसे ही आप नगर पालिका और नगर पंचायत में आप चले जाते हैं, आपको एक भी सीट नहीं मिलती है, ना वोट मिलते हैं। चीजें पंजाब, बंगाल, केरल, अखिलेश जी जब आप उत्तर प्रदेश सरकार आपने सवाल किया, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो बैलेट में अखिलेश यादव थी 302 सीटों पर आगर होते हैं। जब मध्य प्रदेश में 200 सीटों पे चुनाव होता है तो 203 सीटों पे बैलेट पे कांग्रेस पार्टी आगे होती है। यही राजस्थान का हाल है, यही आपका छत्तीसगढ़ का हाल है। लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर ईवीएम खुलती है वैसे ही मीडिया के सूत्र बदल जाते हैं, और एक दिन पहले विपक्ष जीतता रहता है। जैसे ही ईवीएम की बात आती है, एक दिन पहले उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है कि आप एजेंडा चलाइए, बीजेपी जीत रही है। क्योंकि आप जो है, जो चुने हुए मुख्यमंत्री आपके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हो, वसुंधरा राजे जी हो, उनको आप तुरंत हटा देते हैं। क्योंकि उनके नाम पे चुनाव नहीं जीता गया, क्योंकि आपको पता है कि वो ईवीएम से बने हैं, वो चू नहीं करेंगे। अगर चू करेंगे तो उनके खिलाफ भी सीबीआई भेज दी जाएगी, ईडी भेज दी जाएगी, और उनको भी उठाकर जेल बना लिया जाएगा। ये डर दिखाएगा कि आप सत्ता चलाना चाहते हैं, आप तानाशाही चलाना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। क्या अजीत पवार चक्की पीसिक नहीं कहा था आपके लोगों ने? जैसे ही आपकी पार्टी में आ गए, दूध के दूल्हे हो गए। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो या तो भाजपा में है, अगर जो विरोधी है, जो ईमानदार है, अगर वो ईडी के बाद, लेकिन भाजपा के हिसाब से जो उनके पार्टी का हिस्सा है, भले वो पहले किसी और पार्टी में था, वो अब भ्रष्टाचारी नहीं है नीरज जी। लेकिन भाजपा के हिसाब से जो उनकी पार्टी में शामिल हो चुका है वो भ्रष्टाचार नहीं है।
ये सवाल आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि जितना भ्रष्टाचारी भाजपा में गया है उसको इन्होंने बड़े बड़े पदों से शोभित किया है, उनको राज्य मंत्री बनाया है, उनको राज्यसभा सांसद बनाया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन जिसने बात नहीं मानी, माननीय केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, तो उनको उठा के आपने जेल दे दिया। आप उठा करके चुनाव के समय पे डाल देते हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति के जो 51 करोड़ रुपए आपको चंदा देता है, जबकि आपने उसी से शराब घोटाले का 51 करोड़ रुपए चंदा लिया है। तो जेपी नड्डा जी को जेल में होना चाहिए था। वास्तव में ऐसे लोग जेल में जिन्होंने पैसा लिया। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव के बारे में क्या विचार रखेंगे आप, क्योंकि उनको रास्ते से हटाया गया? अरे आप गौमांस के ऊपर जवाब दीजिएगा। आधा घंटा हो गया मुझे पूछते हुए, 250 करोड़ रुपए आपकी पार्टी ने चंदा कैसे ले लिया? आप बताइएगा। आपने मौत की वैक्सीन कैसे लगवा दी? 51 करोड़ रुपए का आपकी पार्टी ने चंदा लिया। क्या ऐसे लोग जेल में नहीं जाना चाहिए? अगर मैंने इसको शर्मनाक कह दिया तो ये शर्मनाक नहीं है। आप चीनी बॉर्डर पे गांव बसवा देते हैं, आप इसको कहते हैं शर्मनाक नहीं है? माताओं बहनों नंगा घुमाया जाता है, आप कहते शर्मनाक नहीं है? ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ये दिखाया था, जबकि वहाँ पे कपड़े तैयार हो रहे थे। क्या आप तब न आप वो लोग चिंता नहीं, पाकिस्तान की चिंता नहीं? कश्मीर में जब 90,000 सैनिक बंदी किए गए थे, आखिर कौन ऐसी मजबूरी रही जो अब इंदिरा गांधी को ये समझौता नहीं किया था? वो माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्यों? अब तो सहयोगी पार्टी है, आप सवाल नहीं पूछेंगे? अरे आप नहीं पूछेंगे? रत्ना जी, ठीक है राजीव जी, नीरज जी, एक मिनट। देवेंद्र नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र नाथ जी बोलिए। अभी सुनिए, अभी कह रहे थे हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बोल रहे थे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नेहरू जी ने दिखाया था चाइना को। आप तो इस बारे में बात न करिए। पठानकोट में जब हादसा हुआ था तो आप आतंकियों को एयरबेस दिखाते हैं। आपसे हमको इस सवाल की पूछने की कोशिश करिए, पहली बात जो खुद घुमाया है देश को, ठीक है? नहीं, भारत के सैनिकों की जांच पाकिस्तान की ISI करेगी। मुझे बताएंगे आप राष्ट्रवाद, आप बताइए कौन सा राष्ट्रवाद है? बनाया हुआ आपने बनाया हुआ है। मैं आपके बीच के लिए बोला हूँ, आपके बात सुनिए प्रवक्ता जी। आप पुलवामा कांड के ऊपर खुलासा नहीं करते हैं, आप नहीं बताते आज 400 किलो कहां से आया? एक एक करके बोलिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। 300 किलो RDX कहां से आया, आज तक किसी को पता नहीं चला। अभी एक नया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, बता रहे थे कि टेम्पू से पेमेंट किया गया है, अडानी अंबानी ने किया है। तो चौकीदार क्या कर रहे थे? चौकीदार सोया हुआ था देश का। चौकीदार जब देश का सोया रहेगा तो यही होगा। हम तो आज तक सुने थे कि फोन पे गूगल पे चलता है, टेम्पू पे नहीं सुने थे हम। आपकी इंग्लिश में बोलेंगे कि आप नल्ले हैं, देश के निकम्मे प्रधानमंत्री है, आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, आपका उम्र खत्म हो गया है, 75 साल में भाजपा में रिटायरमेंट है, आप नए साल बनेंगे, अगले साल आप रिटायर हो रहे हैं, आप सत्ता छोड़िए। इस बार पूर्ण बहुमत से जाती दिख रही है, अब की बार आएगी कांग्रेस सरकार। आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, और आप दूसरों की उंगली ना उठाए कि कहां से क्या हुआ। पहले आप ये जवाब दे दीजिए कि 55 जी, आपके नेता ने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, लेकिन जिन राज्यों से उनका काफिला होकर गुजरा, सुपड़ा साफ हो गया। जिन विधानसभाओं से होकर गुजरी, सुपड़ा साफ हो गया। अंत में आप लोगों को गिड़गिड़ा के गठबंधन करना पड़ा। आप लोगों के सामने झुक के पहुंच गए कि मुझे गठबंधन करिए। आपके युवराज आए, आपके युवराज फ्लॉप हुए, उसके बाद आपको बहन जी को लाना पड़ा। आज बहन जी और भाई में दोनों में खुद ही सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि दोनों को मुखिया किसे माता माना जाए। इसलिए माता जी की नारा ले ली कि माता जी अब मुझे माफ करो। देखिए, आपकी पार्टी में डिक्टेटरशिप चलता है, हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। आपकी पार्टी में फैसला कौन करता है? मोदी करते हैं। आपके युवराज और बहन जी है, उनके आगे माता जी ने हाथ डाल के अरे भैया चलो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, जय जय श्री राम। अब आप लोग देख लो, खड़गे जी को आपने सुरेश शशि थरूर के सामने जानबूझ के जिताया ताकि खड़गे जी को अगला मनमोहन सिंह बनाया जा सके। मनमोहन सिंह के हार में जो आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन आप दोनों लोगों को नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हैं एक दूसरे से। देवेंद्र जी, राजीव जी, एक मिनट देवेंद्र जी, राजीव जी, एक एक करके अपनी बात रखिए ना। अगर आपको सवालों के जवाब सुनने हैं तो सवाल भी तो उनको सही से सुनने दीजिए। एक एक करके बोलिए, ऐसे तो ना आपको भी समझ में आ रहा है ना ही ये भी कह रहे थे। जी बोलिए जी। अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि मैटर जो हो गया कि कांग्रेस ने इससे गठबंधन किया, चाहे जो भी किया हो, कांग्रेस की पार्टी न जाइए। डिक्टेटरशिप और तानाशाही आपकी पार्टी में।
आप अपनी पार्टी के नेताओं को साइड लाइन करते हैं। अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने बताया ही होगा आपको, आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग सत्ता से दिल्ली से कैसे दूर हैं, वहां से आप। ठीक है, हम आपको यही रोकना चाह रहे हैं देवेंद्र जी, मैं वापस आ रही है ब्रेकिंग करते हुए कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी को धमकाते दिखे भाजपा के नेता। ये बड़ी खबर कन्नौज से, मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी को धमकाते दिखाई दिए भाजपा नेता। भाजपा के नेता ने कहा कि चौधरी होश में नहीं तो इतना मारूंगा। वोटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागिरी, पुलिस को धमकाया। सौरिक क्षेत्र के बूथ संख्या 3, 4, 5 और 6 का मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर कन्नौज से, जहां मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी को धमकाते दिखे भाजपा के नेता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को धमकाया। सौरिक क्षेत्र के बूथ संख्या 3, 4, 5, 6 का यह मामला बताया जा रहा है। बता दें कि मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को भाजपा नेता ने धमकाया है। भाजपा नेता ने कहा कि चौधरी होश में नहीं तो इतना मारूंगा। ये थे कुछ इस तरीके के शब्द, भाजपा नेता के शब्द। पुलिसकर्मी को, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को धमकाया। वोटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को धमकाया। सौरिक क्षेत्र के बूथ संख्या 3, 4, 5, 6 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी को धमकाते दिखाई दिया भाजपा का नेता। ठीक है, पैनल की ओर रुख करते हुए पहला सवाल लेते हैं राजीव जी से कि जो कन्नौज की ये बड़ी खबर थी, जहां मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी को धमकाया जा रहा है भाजपा के नेता द्वारा, क्या कहेंगे अब आप इस पर? जी देवेंद्र जी, हम आपसे पूछते हैं जी, एक मिनट पहले राजीव जी से पूछ ले कि ये क्या तानाशाही, अभी तानाशाही की बात हो रही थी और अब मतदान केंद्र पर आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। कन्नौज में पुलिसकर्मी को, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को धमकाया जा रहा है और कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि होश में नहीं बहुत मारूंगा। ये क्या है राजीव जी? देखिए, कन्नौज का गुंडा कौन है सारे लोग जानते हैं। अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे आप लोगों के पास भी आ रहे, लेकिन पहले राजेश जी को पहले सफाई देने दीजिए इस पर। एक मिनट, आपके लोग आप गुंडागर्दी करते हैं। आज कन्नौज में क्या है, उसका गुंडा कौन है? सबको पता है गुंडा कौन है, सबको पता है गुंडा कौन है। भी बता दिया आपके सांसद एक कन्नौज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सबको पता है गुंडा कौन है, समझाने काम कर रहे हैं। उन्हीं गुंडों के लिए बुलडोजर तैनात है। खत्म होगा बुलडोजर आपका जो आपका कहाँ गया था? आज हमारे यहाँ माफिया हाथ जोड़ के कहते हैं हमें जेल में डाल दो। हाँ, मैं माफिया हूँ। आपके आईटी से अगर माफिया हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं जेल में डाल दो, इतना खौफ है तो हर चुनाव के दिन ये भाजपा की तरफ से धमकी, मैनिपुलेशन और वोटिंग परसेंटेज को एक्यूरेट ना दिखाने की तरफ से, ये क्या चीज है? ये खबरें जो आती है फिर ये क्या है? अगर इतना खौफ है तो माफियाओं को तो अंदर हो जाना चाहिए। रत्ना जी, इतना खौफ है इनके रत्ना जी, आप देखिए तो आपका प्रयागराज यूनिवर्सिटी में हुआ ये जानकारी बलात्कार होता है। देखिए मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक एक करके बोलिए। राजीव जी आप अपनी सफाई में बात में भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है कि अनुशासनहीनता। एक मिनट, एक एक करके बोलने, ठीक है राजीव जी को बोलने दीजिए। नहीं फाड़े जाते आप लोगों के पास भी यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ से लेकर पर्चे नहीं फाड़े जाते। एक मिनट देवनाथ जी, ठीक है राजीव जी आप बात यहाँ कंप्लीट करिए। प्रधानमंत्री के हाथ से लेके पर्चे नहीं फाड़े जाते, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। यहाँ लेके युवराज के द्वारा पर्चे फाड़े जाते हैं। ये लोग सम्मान के और ये लोग बात करते हैं। रत्ना जी बोले अब। ठीक है देवेंद्र जी आप बोलिए। देखिए मैडम, अभी केजरीवाल जी जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक एक करके साइड लाइन लगा नेताओं का, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर यूपी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो, तमाम ऐसे नेताओं की फहरिस्त लिस्ट लगी है। उसमें कहने का सकता नहीं कि कितने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है अपनी तानाशाही दिखाने के लिए। तो कल का बयान योगी जी का आया हुआ है कि हम एक डेडलाइन तय कर देंगे कि कितने तारीख तक यूपी से माफिया राज खत्म हो जाएगा। उनको इस बात को अपने ही दिलाना है कि आप ही के पार्टी में तमाम गुंडे भरे पड़े हैं। आप कार्रवाई करिए ब्रिजेश सिंह के ऊपर, कार्रवाई करिए सुशील सिंह के ऊपर, कार्रवाई करिए विभूषण सिंह के ऊपर, कार्रवाई करिए उदयभान सिंह के ऊपर, अपने पार्टी के अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करें। एडीआर की रिपोर्ट में आपकी पार्टी में लगभग 90 से 95% बलात्कारी 404, 476, 376, 320, 407 तमाम ऐसे मुकदमे की लिस्ट लगी हुई है। तो हमको इससे सीखने की आपसे आवश्यकता नहीं है कि आपकी पार्टी में कितने बलात्कारी हैं,
कितने अंधभक्त तरीके से आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, हमको आपसे इससे सीखना नहीं है। और आप जो है मतदान हार रहे हैं चुनाव, इसीलिए आप जो है प्रशासन को, नेताओं को डरा के, धमका के, वोटर्स को धमका के फर्जी वोटिंग कराते हैं। आप लोग सफल न होने की परिस्थिति में कन्नौज जैसे जगहों पे आप हार रहे हैं। सुब्रत पाठक चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारेंगे और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव जी इस बार चुनाव जीतेंगे और इस बार आपको दिखा देगा कि कैसे चुनाव जीता जाता है। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। नीरज कुशवाहा जी, आप बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, बोलिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, ये हमारे जो प्रवक्ता जी हैं भाजपा के, ये कह रहे हैं कन्नौज गुंडा जी। मैं बताना चाहता हूँ कन्नौज का गुंडा कौन है। जो वहाँ के माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी हैं। उनके कार्यकर्ता जाकर के पकड़ करके लाते हैं, जब पुलिस को ट्रेक करके करती है और गुंडों को पकड़ती है, तो माननीय सांसद जी जाकर के थाने में थानाध्यक्ष को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं। ये पेपर में आपने देखा होगा, 12 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। आज इन्होंने गुंडागर्दी की सभी हदें पार कर दी हैं। आज आपका विधायक, और एक जगह उत्तर प्रदेश कन्नौज के अकेले बात नहीं है, जी नीरज जी, ठीक है। राजीव जी, बहुत सवाल उठाए गए हैं आपको और कन्नौज के गुंडे के बारे में आप कह रहे थे, तो जिसका जवाब आपके जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने दिया। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात से क्या अंदाजा लगाया जाए कि अगर गुंडा जानने वाला होता तो उसका आप लेते हैं जिम्मा, लेकिन कन्नौज का गुंडा कौन है? सबसे बड़ा सवाल आपने ये पूछा, आपने ये नहीं देखा कि पुलिस कर्मी को धमकाया जा रहा भाजपा के नेता। ठीक है, इससे पहले लोकतंत्र पे बात हो रही थी, तानाशाही को लेकर के बात हो रही थी। एक मिनट लेना चाहूंगा। कल की रात है, कल चुनाव पूर्व था, पूरी रात पुलिस वालों को आदेश था कि जाकर के समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के यहाँ पे आपने चलिए और पुलिस वालों को स्वीकार किया कि मुझे ऊपर निर्देश दिए हैं, आप डराने धमकाने काम करेंगे, आप लोग को खत्म करके काम करेंगे, अगर ऐसा मामला आता है, ये अभी आपके चैनल के माध्यम से ही सुना है मैंने। क्या आपने अभी पूरी जांच का विषय है, ये बातें आनी बाकी है, लेकिन गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग कहाँ होती है, किस तरह से होती है, ये सभी को पता है। और कौन कराता है, ये पूरी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का शरण देने का काम किसने किया था, माफियाओं को टिकट देने का काम किसने किया था, पूरा पूर्वांचल में आग लगाने का काम किसने किया था, दंगों को संरक्षण देने का काम कौन किया था, ये सीधा ये कहा जाता है काफिरों पर गोली चलाने का काम कौन किया था, ये सभी को पता है। और जनता उसका हिसाब बार बार देती रही है। आप लोग अभी भी भ्रम में जी रहे हैं कि जनता के निर्णय को आप लोग ईवीएम पे रोना शुरू करते हैं। ईवीएम पे रोने के बाद आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व मनाइए। 12 साल का नाबालिग लड़का महाराष्ट्र में भाजपा के नेता के बेटे के साथ वोट करता है, वहां पे आप कार्रवाई नहीं करते हैं। वहां पे चुनाव आयोग हो जाता है, वहां पे शर्मिंदगी से बयान नहीं दे पाती है। अरे हम तो लोकतंत्र का पर्व मनाने की बात करते हैं, आप तो लोकतंत्र में ही यकीन नहीं करते हैं। आपको रोज लगता है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि आप संविधान देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम आयोजित की गई थी, जहां आपने इज्जत देश की मिट्टी में मिलाने का काम किया था, वहां भी घोटालों का दौर भरपूर चला था। अभी आयुष्मान घोटाला ठीक है, इस बीच एक और किया है। 218 करोड़ का रोड कौन बनाया? नितिन गडकरी बनवाया तो है द्वारका। आज कोयला घोटालों के साथ आपकी सरकार बनती है, अभी अनाज घोटालों के साथ आप गठबंधन करते हैं। प्रवक्ता महोदय बात सुनिए, अभी आपके सांसद गुंडा में चाबी वितरण कर रहे थे घर का। प्रधानमंत्री घर योजना जो चला हुआ है, मोदी जी नया बनवा रहे हैं, उसमें उन्होंने लाइव पूछा था महिला से कि आपको बनवाते समय घर का पैसा तो नहीं देना पड़ा। महिला ने कहा हमने 30,000 रुपया खुद दिया हुआ, मीडिया में क्या चेक कर लीजिए। तो हमको घोटाले की लिस्ट न बताइए, घोटाला तो आपका आएगा, परेशान न होइए। सीएजी का घोटाला देता है तो पदासीन व्यक्ति का हटा देते हैं, एक व्यक्ति को ईडी का बनाते हैं डायरेक्टर, जब तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। एक मिश्रा बनाने के लिए 4 साल 5 साल तक का बनाते हैं। संदेश खाली में भी वही हुआ आप लोगों के साथ कि वो महिला ने अपना बलात्कार का जो केस हुआ वापस ले लिया। आप लोग आगे निकल रहे थे, तो हम लोगों को आपसे नहीं सीखना है, हमें आपको तरह बनना है, ना ईवीएम हाईजैक करना है, ना घोटाला करना है। ये आप लोग का 4 जून आप वापस जा रहे हैं। मोदी जी जो झोला वापस जा रहे हैं। आप हमारे जैसे बनेंगे कैसे? आपके एक नेता छोड़कर। प्रवक्ता महोदय, एक मिनट में बात सुनिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की गारंटी नहीं कर पाया, वो व्यक्ति चला देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की गारंटी करना। हमको आपसे और आपके नेता से सीखने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं आपको। हमको पहली बात अब बोले आपकी पार्टी इतनी ही लायक रही, आपके पार्टी के सभी युवा नेताओं का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना क्या दर्शाता है, कभी आप बता पाएंगे?
सुनिए, चाहे वो आप बताते हैं। राजीव जी एक मिनट, ये उससे पहले नीरज जी अपनी बात खत्म करने की बात कुछ कह रहे थे। नीरज जी को अपनी बात खत्म मैं करने ये दीजिए। कह रहा था जी जो ये बात कर रहे हैं आपका, इन्होंने क्या किया है, ये अपनी एक भी उपलब्धि नहीं कर बता पाए। दूसरी चीज, मैंने इनसे 3 बार पूछ लिया कि आपने 250 करोड़ रुपए बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा क्यों लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 51 करोड़ रुपए चंदा लेने के बाद जनता को मुफ्त की वैक्सीन क्यों लगाई। आपने इलेक्ट्रॉन फंड घोटाले पे क्या किया, आपने डरा धमका के चंदा क्यों लिया। इनका थैला पैक हो चुका है और जनता ये जरूर चेक कर ले कि कितना पैसा लेके जा रहे हैं और क्या क्या कागजात इसके अंदर हैं। इनके कार्यालयों में आग लगने लगी है, इसीलिए लगने लगी है घोटाले दब जाएं, लेकिन जनता देश की माफ नहीं करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। जनता हिटलर का भी अंत 10 साल के अंदर हो गया था, इस तानाशाही का भी अंत होगा और ये 4 जून बताएगा कि आप जो भाजपा है गैर जवाबदार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, ये इतिहास है और ये मैं बताऊं इतिहास नहीं, ये काला इतिहास है। मैंने अगर इसमें काला कह दिया तो बुरा कर क्या कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि आप काम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे उस दिन मैं मान जाऊंगा प्रधानमंत्री पाक साहब हैं। क्या 10 साल में जवाबदारी दी बनती है? ये सवाल तो बार-बार उठता है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। राजीव जी सबसे अब आप पहले तो अपना आपको जवाब यही दीजिए। नहीं पता है कि वो जो चंदा था वो क्या था, आपको शायद पता नहीं होगा। गाय और भैंस में शायद आपको अंतर नहीं समझ में आता है। प्रवक्ता महोदय करते हैं आप लोग ईबी और सीबीबी का शायद आपको गाय और भैंस में आपको अंतर नहीं पता है। चंदा खाया, लाखों गाय कटवाई आपने, जी। इनको लोग ढोंग करते हैं आप लोग। आपको शायद पहले तो यही नहीं पता है कि गाय और भैंस में अंतर क्या होता है। कभी आपने अंतर समझा है? आपने तो भैंसें चराई है ना, मैंने तो सब देखा है। हमारे घर में गौ माता रहती है, आप तो दिल्ली में रहते बकरियां रहती हैं, आप मैं दिल्ली में साक्य समाज से रहते आता हैं, हूँ। आप तो शराब की बातें करते हैं, आप तो शराब की बातें करते हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे, एक मिनट के लिए रोकना चाहेंगे आप लोगों को। एक ब्रेकिंग की ओर रुख करते हुए दोपहर 3 बजे तक किस राज्य में कितने फीसदी मतदान हुए हैं। बता दें कि 3 बजे तक मतदान प्रतिशत आंध्र प्रदेश में 55.49% मतदान हुए हैं। वहीं बिहार में 45.23% मतदान हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 29.93% मतदान हुए हैं। झारखंड में 56.42% मतदान। वहीं मध्य प्रदेश में 59.63% मतदान हुए हैं। महाराष्ट्र में 42.35% मतदान। उड़ीसा में 52.91% मतदान हुए हैं। तेलंगाना में 52.34% मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 48.41% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 66.05% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 3 बजे तक आंध्र प्रदेश में 55.49% मतदान किए गए। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक किस राज्य में कितने फीसदी मतदान हुए हैं। जहां आंध्र प्रदेश की प्रतिशत की बात करें तो 55.49% मतदान। वहीं बिहार में 45.23% मतदान हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 29.93% मतदान किए गए। झारखंड में 56.42% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 59.63% मतदान किए गए। महाराष्ट्र में 42.35% मतदान हुआ। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 52.91% मतदान किए गए। तेलंगाना में 52.34% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 48.41% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 66.05% मतदान हुआ। वापस पैनल पर आते हुए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जब बता दें कि यूपी में 3 बजे तक 48.41% मतदान किए गए। अकबरपुर लोकसभा सीट पर 46.36% मतदान। इटावा लोकसभा सीट पर 46.19% वोटिंग। उन्नाव सीट पर 46.56% मतदान किए गए। कन्नौज लोकसभा सीट पर 51.73% वोटिंग की गई। कानपुर लोकसभा सीट पर 41.44% मतदान। बता दें वही खीरी लोकसभा सीट पर 53.87% वोटिंग की गई। धौरहरा लोकसभा सीट पर 54.05% मतदान किए गए। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर आपको बता दें 49.17% वोटिंग की गई। बहराइच लोकसभा सीट पर 49.10% मतदान हुआ। मिश्रिख लोकसभा सीट पर 47.01% वोटिंग किए गए। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर 44.21% मतदान हुए। सीतापुर लोकसभा सीट पर 52.87%
प्रतिशत वोटिंग की गई। हरदोई लोकसभा सीट पर 47.99% मतदान किए गए। ये बड़ी खबर। यूपी में 3 बजे तक 48.41% मतदान किए गए। अकबरपुर लोकसभा सीट पर 46.36% मतदान किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, पैनल पर वापस लौटते हैं तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। पैनल पर वापस आते हुए राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे और किस तरीके से बार बार ये जो गुंडे माफियों की बात की जा रही है, और जैसा कि हमने देखा कि पुलिस कर्मी को बार बार जो धमकाया जा रहा है चुनाव में, ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी को भाजपा के नेता द्वारा। जी राजीव जी। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन की बारात चल पड़ी है, सबसे पहले तो ये आप दूल्हा तय कर लें कि दूल्हा कौन है जिस पे ये आरोप डाला जाएगा। अरे आपसे पूछ रहे हैं कि धमकाया क्यों गया है? गठबंधन समझ जाइए, आप ये बताइए धमकाया हो रहा है। कन्नौज का गुंडा कौन है ये तो बता दो। अभी आपको मैंने तर्क दिया कि कन्नौज का गुंडा वहाँ का सांसद है जो वर्तमान है, और उस गुंडे मैंने जवाब दे दिया। कन्नौज की जनता भगाने वाली है। अभी ये पूरे जांच का विषय है, इस पे जांच आनी बाकी है, इस पे जांच माननी है। पुलिस अपना काम करेगी अगर ऐसा स्थिति आती है। सवाल प्रशासन को लेकर के था, प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के था। राजीव जी आपसे दूल्हा बाद में तय कर लीजिएगा, आपको तय होगा तो बारात भी अपने आप पता चल जाएगी। फिलहाल जो सवाल था उस पर आप आइए और बताइए कि क्या है अब कानून व्यवस्था। जी देखिए, कानून व्यवस्था हमारे लिए सबके समान है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो। अगर किसी भाजपा कार्यकर्ता ने ऐसी बात कही है तो निश्चित रूप से ये पुलिस के जांच का विषय है। पुलिस अपना काम करेगी, और जैसा पता है आचार संहिता लगी हुई है, उसमें शासन प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। शासन प्रशासन अगर ऐसा हुआ तो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। यहाँ आचार संहिता की बात नहीं की गई है, यहाँ तो वोटिंग के दौरान पुलिसकर्मी को धमकाया गया है। आचार संहिता की तो बात किसी ने कही नहीं ना राजीव जी। वोटिंग हो रही है, पुलिस है, पुलिस ऑन ड्यूटी है, धमकाया जा रहा भाजपा के नेता, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं पुलिस को। किस चीज पे कही गई है, यह बात पूरी आनी बाकी है रत्ना जी। जब पूरी ये बात आएगी, जब ये पूरी बात आएगी तो जरूर ये खुलासा हो जाएगा आखिर इस तरह की बातें क्यों कही। लेकिन अगर भाजपा ने ऐसा कुछ कहा तो उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से किसी ने ऐसा कुछ किया तो फिर वो कारण नहीं है। ठीक है, देवेंद्र जी से सवाल करते हैं और जवाब जानते हैं। जी देवेंद्र जी, कि क्या है कि जी बोलिए। इनके नेता जाएंगे, अगर कहीं गलत बयानी करेंगे तो कोई बयान नहीं है, वो मान लीजिए माफी के नाम आए, वॉशिंग मशीन में जाते हैं, धुल जाते हैं। कहिए सीधे हम प्रशासन नहीं चला पाते हैं, आप सीधे ये कहिए कि हमसे न्याय व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, आप सीधे कहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। यूपी में जाइए, तमाम ऐसे हैं। अभी हाल ही में मैडम से लाइव होते बता रहे थे कि ठाकुरगंज थाने में 2 मई को घटना हुई। 5 लड़कों ने बलात्कार किया एक छोटी नाबालिग लड़की के साथ। 7 दिन बाद आपने एफआईआर दर्ज किया। आपका शासन प्रशासन की राजनीति बता रहे हैं, और योगी जी जो कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा खत्म हो गया है, और क्या गुंडा गुंडी की बात कर रहे थे। गुंडा अगर आपने खत्म कर दिया है तो फिर ये गुंडा आ कहां से रहे हैं? सबसे ज्यादा गुंडा आपकी पार्टी में भरे हुए हैं। आपको ये बताना चाहिए कि हमारे चीज में फेल हो गया है। ना ही आपने न्याय दे पाया महिलाओं को, ना आपने सुरक्षा दे पाया, ना आपने युवाओं को रोजगार दिया। आप सिर्फ बात मुल्ला, मंदिर, मुसलमान, मस्जिद की बात करेंगे। आप बात करें रोजगार की, आप बात करें महिलाओं के न्याय की, आप बात करें महिलाओं के रोजगार की, आप बात करें महंगाई की, इन सब पे चर्चा करें। लेकिन हमको इस प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं था कि जो 10 साल में बहुत विकास किए हैं, विश्व गुरु को विश्व गुरु बना दिए हैं। नेपाल जैसा देश जो है अपने नोट पर डिपॉजिट एरिया का एक छाप करके नोट पे दिखा रहा है। चाइना आपको वैसे ही भगा चुका है लताड़ करके, श्रीलंका से आपकी वैसे ही नहीं बन रही है, पाकिस्तान से तो आपकी बात बिरयानी खा करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके बोलते हैं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत काम नहीं करेंगे। तो हमको आपके जैसा प्रधानमंत्री झूठा नहीं चाहिए, और आप हर चीज में, हर व्यवस्था में आप एक लक्ष्य प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको झोला उठा के चले जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हाँ, झोला उठा के जब जाएंगे वो, हम उनका झोला भी चेक करेंगे कि वो क्या लेकर के वो जा रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। इसी के साथ हम अपना ये जो अपनी चर्चा है इसको यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी में 3 बजे तक 48.41% मतदान किए गए हैं। आज आपको बता दें कि 10 राज्यों में 13 सीटों 13 मई को 13 सीटों पर ये मतदान किए जा रहे हैं, और यूपी में 3 बजे तक 48.41% मतदान कर दिए गए हैं। इस बीच कई जगह पर ईवीएम मशीन की खराब होने की भी बात सामने आई है, जहां पर व्यवस्था की जा रही है ईवीएम मशीनों की। वहीं आपको बता दें कि कई जगह इस बीच एक और बड़ी
खबर हमने आपको बताई यूपी से संबंधित थी। अकबरपुर की बात कर लेते हैं तो अकबरपुर लोकसभा सीट पर 46.36% मतदान किए गए। वहीं इटावा लोकसभा सीट पर 46.19% वोटिंग की गई। उन्नाव सीट पर 46.56% मतदान किए गए। कन्नौज लोकसभा सीट पर 51.73% वोटिंग हुई है। कानपुर लोकसभा सीट पर 41.44% मतदान किए गए। खीरी लोकसभा सीट पर 53.87% वोटिंग की गई। वहीं धौरहरा लोकसभा सीट पर 54.05% मतदान किए गए हैं। ये 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 49.17% वोटिंग की गई है। बहराइच लोकसभा सीट पर 49.10% मतदान। वहीं मिश्रिक लोकसभा सीट पर 47.01% वोटिंग की गई है। शाहजहांपुर की बात कर ले तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर 44.21% मतदान किए गए। वहीं सीतापुर लोकसभा सीट पर 52.87% वोटिंग की गई। हरदोई लोकसभा सीट पर 47.99% मतदान किए गए हैं। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए केकेडी न्यूज।